नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, सीईटी का पेपर आप सभी ने दिया। मैंने जो क्लासें ली है पहले, सीईटी से पहले जो क्लासें ली थी, अगर आपने वो क्लासें देखी है, मैंने प्रीवियस ईयर के सीईटी के सवाल करवाए थे आपको। 10 क्लास वो थी और 1-2 क्लास मैंने एक्स्ट्रा ली थी। एक भी सवाल बाहर से नहीं आया है। अगर आपने मुश्किल से 25-30 मिनट की एक क्लास थी, 10 क्लास से देखे तो अपन लगभग देखोगे आप तो वो आपको 4 से 5 घंटे की क्लास है। अगर आपने 4 से 5 घंटे की क्लासें ली है तो आप 100% जो मैथ के सवाल आए हैं वो सभी सवाल आसानी से पूरे के पूरे सही करके आते। जिसने क्लासें देखी है उनके जो मैसेज है वो पॉजिटिव है। उन्होंने कहा है कि हमें जो देखने को सवाल मिले वो एज इट इज अपनी क्लास से हूबहू मैच हो रहे थे। मैच होने ही थे क्योंकि मैथ्स में सवाल कहाँ से पूछा जाता है ये अमूमन आप देखते हो कि वैसे ही सवाल पर्टिकुलर और उस लेवल की जो एग्जाम होती है उस एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही मैंने वो सवाल सेलेक्ट किए थे। क्योंकि सीईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर अपन ने लिए तो प्रीवियस ईयर के पेपर से जायज सी बात है कि वहां से सवाल पुटअप होने की संभावना रहती है। 4 पेपर जो हुए ग्रेजुएशन के, चारों पेपर का मैंने विश्लेषण किया, उसमें से एक भी सवाल बाहर से नहीं है। तो आपने अगर अभी तक भी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें। जो 10+2 की तैयारी कर रहे हैं सीईटी की, उनके लिए एक विशेष संदेश मान सकते हो कि उनको तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर के पेपर गांठ बांध लेना कि वो एक बार जरूर देख लें। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है और किस लेवल तक का सवाल जा रहा है। और आप खुद से अगर नहीं समझ पाते हो तो YouTube पर बहुत से टीचर हैं जो आपको ये बता देंगे कि देखो यहाँ से सवाल पुटअप हो रहे हैं तो इस टॉपिक को आप थोड़ा ज्यादा महत्व दें। जैसे अपन मैथ्स की बात करें तो मैं मेरे चैनल पर यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ से देखो ये सवाल पुटअप होने की संभावना है। मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया था कि देखो ये सवाल ज्यादा आने की जो कोशिश रहती है। एक अपन ने सवाल डिस्कस किया था औसत वाला कि 15 संख्याएं आपको दे दी और 8वीं संख्या पूछी जाती है, तो मैंने कहा था इस टाइप का सवाल बनने की संभावना है और एक एग्जाम में वो सवाल आया भी था। तो ये सवाल क्यों ऐसा पता चलता है, क्योंकि मैंने जब 10 पेपर आपको सोल्व करवाए तो मुझे देखने को मिला था कि इस टाइप के सवाल 2 से 3 बार रिपीट हो गए। तो 2 से 3 बार रिपीट हो गए मतलब एग्जामिनर का फोकस भी तो वहीं जा रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर के पेपर 100% देखना। 10+2 वालों के लिए ये विशेष बात है कि आप लोग 10+2 वाले प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख लें। 4 पेपर अब आपके लिए 14 पेपर हो गए। 4 पेपर तो इस बार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले हो गए और सीईटी पिछली बार जो हुई थी उसके 6 10+2 वाले और 4 ग्रेजुएशन वाले, तो 10 और 4 14 पेपर आपके पास है। आप प्रत्येक दिन एक पेपर लगाओ और उस पेपर के सभी सॉल्यूशन आप देखो। पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है क्योंकि 10 पेपर है, उनकी आंसर की तो पहले से ही दे रखी है वेबसाइट पर। वहां से 10 पेपर की आंसर की लेकर आप देख सकते हो और उसके बाद जो बचे हुए सवाल हैं, जो ये 4 पेपर हुए हैं, उनकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी। सभी यूट्यूब चैनल पर मिल जाती है आजकल तो सारी। देखो अपन देखते हैं सीईटी का जो 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके मैथ्स के सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं और हम देखेंगे कि वो सवाल किस टाइप के बने थे। तो वो सवाल अपन डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा पेपर अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो, साधारण ब्याज का सवाल पूछा गया है। सवाल ये कह रहा है कि ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपए उधार देता है। देखो, उसने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इस लेवल का ये सवाल, इसमें इसने महीना भी साफ नहीं दिया है कि इतने साल तक या इतने महीने का ब्याज निकालो। उसने डेट दे दी है। अब डेट दे दी तो अपन डेट से महीने निकाल सकते हैं कितने महीने में। देखो, ए ने बी को कुछ पैसे दिए इसने 2000 रुपए। पैसे कितने दिए? 2000 रुपए दिए कब? इसने कहा कि 31 दिसंबर 2011 को रुपए दिए।
फिर इसने आगे कहा कि जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से वापस भुगतान करेगा। दर क्या दी उसने? दर दे दी कि भाई 8% ब्याज लगेगा, वो भी किसका? साधारण ब्याज। और ये 8% क्या है? सालाना है, वार्षिक है। यहां तक समझ में आया सवाल? इसके बाद कहता है कि लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है, अब उसे बी को कितना ब्याज देना होगा? यहां से ये कब कर रहा है वापस? वापस कर रहा है ये 1 जुलाई 2012 को। ठीक है, अब वापस कर रहा है तो देखो यहां से टाइम निकालेंगे। ये 31 दिसंबर 2011 मतलब लास्ट दिन है 2011 का। अगला महीना जो जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा। ये जुलाई का पहला महीना ही महीने की पहली तारीख है, मतलब ये 6 महीने जो है, ये 6 महीने उसने पैसे यूज किए। 1 साल पर 8% की दर लगती है, 6 महीने का मतलब हो गया समय 6 माह, या आप कह सकते हो कि 6 माह को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वर्ष में कन्वर्ट करता हूं तो 1/2 वर्ष हो जाता है। यहां तक का पूरा समझ में आ गया। अब तो बचा ही क्या है? साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज हमें सबको पता है कि ब्याज बराबर होता क्या है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। और सब चीजें आपको दे रखी है। मूलधन आपके पास 2000, समय आपके पास 1/2 वर्ष, दर है 8%, बटा कर देंगे 100। 1 2 0 से 2 0, यहां 2 से ये 4 बार, 4 का 20 से गुणा करेंगे तो 20 चौके 80 रुपए। ब्याज के जो है वो 80 रुपए देने थे, 80 ऑप्शन दे रखा है, वो सही हो जाएगा। मेरे पास जो पेपर है उसमें सी ऑप्शन है, आप देख लेना। जो 80 रुपए है वो क्या होगा? सही ऑप्शन। जिसमें भी 80 है, 80 वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो देखो कितना आसान सवाल था। बस सिर्फ और सिर्फ ये यहां पर उसने समय जो है वो निकालने के लिए दे दिया। तो यहां अगर कोई देखता है सही ढंग से तब तो वो हो जाएगा, और ये दिसंबर को और जुलाई को भी काउंट कर लेता है तो सवाल गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से उसने ये सवाल इस टाइप से दिया है। अच्छा सवाल दिया है। देखो मैंने कहा था कि सवाल यहीं से पुटअप होंगे। मैंने जो 10 क्लासें ली है, आप अगर सही ढंग से प्रीवियस ईयर वाली 10 क्लासें भी देख लेते तो भी आप अच्छी तरीके से सवाल सोल्व कर सकते थे। अगला सवाल कहता है कि राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखो राकेश की आय लेंगे, खर्च करता है वो। अब खर्च करता है तो फिर उसकी बचत भी होगी। आय हम मानते हैं कि उसकी 100 रुपए आय थी। अब वो कहता है कि 80% खर्च करता है। खर्च 80% करता है मतलब 100 का 80% कितना? 80 होता है। मैंने ये इसीलिए 100 लिया है क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जब 80 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 20 बचेंगे। अब वो कहता है कि उसकी आय में 14% की वृद्धि करो। आय में 14% की वृद्धि करो तो 100 में 14% की वृद्धि करेंगे तो कितनी होगी? 14% 14 ही होता है, तो यहां पर 14% की वृद्धि 114 हो गई। आगे कहता है और बचत 15% से घट जाती है। बचत कितनी है? 20 है, 20 का 15% कम कर दो तो 20 का 15% मैं अलग से निकाल लेता हूं। या आप सीधा क्या कर सकते हो, 20 का 85% ले सकते हो तो वो भी सेम हो जाएगा। यहां से देखेंगे 20 पंजे 100, 5 3 15, मतलब 3 रुपए मुझे घटाने हैं। तो यहां से मैं 3 रुपए माइनस करूंगा, मतलब 17 रुपए अब वो बचाता है। तो देखो 114 रुपए उसकी आय हो गई, 17 रुपए वो बचाता है, तो बाकी का खर्चा हुआ है। तो यहां से देखेंगे ये 97 रुपए का खर्चा कर रहा है। 97 प्लस 17 करेंगे तो 114 हो रहा है। तो यहां से आ गया खर्चा जो है वो 97 रुपए का आ गया। आगे देखो सवाल पढ़ते हैं। तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है?
सिर्फ यही पूछा है खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो खर्चे की तुलना करनी है। बढ़ा कितना, 80 में 80 था 97 हो गया, मतलब 17 बढ़ा। किस पे बढ़ा, 80 पे बढ़ा, तो परसेंटेज 80 से लेंगे इंटू 100, क्योंकि पुराना खर्चा इतना था 80 रुपए का, अब खर्चा 97 रुपए का हो गया है, 17 रुपए खर्चा बढ़ गया है। बढ़ा किस पे, पुराने वाले पे, तो हमें पुराने वाले से परसेंटेज लेना है। यहां से 0 से 0, ये देखेंगे ये 4 बार, ये 5 बार, 17 पाँच की 85, 85 में भाग दो 4 का, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 पॉइंट, 1 बचा, 4 दूनी 8, और फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 21.25% की वृद्धि होती है। तो हम देखेंगे 21.25% जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सवाल भी बहुत इजी था, सीधा सीधा कैलकुलेट करना था। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है यदि m से n समानुपातिक हो और m बराबर 5 और n बराबर 4 हो। m से n क्या है, समानुपातिक है या अनुपात में है, m बराबर 5 और n बराबर 4 है, m बराबर 5 है, n बराबर 4 है। अब आगे कह रहा है जब n 20 हो जाए, जब n 20 हो जाए तो m कितना होगा। देखो यहां देखेंगे इसका कितना गुना है, ये 5 गुना है, यहां से भी सीधा इसका 5 गुना कर दो, 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो ये थे 3 सवाल, तो ये आए हुए हैं। इसके बाद जो आए हैं वो सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल दे रखा है परिमाप वाला, अच्छे सवाल आए हैं। अगला सवाल ये कहता है कि एक आयत का परिमाप 90 मीटर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है तो क्षेत्रफल बताओ। यहां हम समझेंगे एक आयत का परिमाप आप सब लोग जानते हो, वो कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। मैं चौड़ाई को x मानता हूं, तो लंबाई कितनी हो गई, 2x हो गई। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां से आपको दे रखा है कि ये है 90 मीटर के बराबर है। तो यहां से हम देखेंगे ये होगा 3x, ये 2 से काट देते हैं या आप सीधा गुना कर सकते हो, 3x का 2 से गुना 6x बराबर 90। x का मान आ गया आपके पास 15, क्योंकि 6 का भाग देंगे 90 में तो 15 आ रहा है। x जब 15 है तो मतलब यहां मेरे पास हो गया 15, इसकी चौड़ाई, और इसकी लंबाई हो गई 30। अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई हम करेंगे तो सीधा 30 का गुणा करना है, 15 से 15 तिया 45 और एक 0 लग जाएगा। मीटर में दे रहा तो मीटर स्क्वायर, तो 450 मीटर स्क्वायर जो होगा वो इस आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि ए और बी की औसत मासिक आय 6,000 रुपए है, बी और सी की औसत मासिक आय 5,500 है, और ए और सी की औसत आय 5,250 रुपए है। ए की मासिक आय आपसे पूछी। देखो इस टाइप का जब सवाल दे रखा हो तो हमें सीधा सीधा ध्यान में रखना है, ये कह रहा है ए प्लस बी की औसत दे रखा है, तो जो औसत दे रखा है 2 लोगों की औसत का मतलब प्रत्येक की उतनी उतनी है। तो ये कह रहा है ए प्लस बी की औसत आय 6,000 रुपए, मतलब ए की भी 6 है और बी की भी 6, तो प्लस करेंगे दोनों की तो 6 और 6 12,000 हो जाएगी। नहीं तो औसत हमें पता है निकालना आता है, 2 का औसत मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग। जैसे a प्लस बी का औसत होगा a प्लस बी बाई 2, ये किसके बराबर, 6,000 के बराबर। 2 से तिरछा गुणा करना है तो a प्लस बी क्या होगा, 12,000।
इसी प्रकार से सीधा 2 से गुणा करते हुए भी हम आगे वाले लिख लेते हैं। वो कह रहा है बी प्लस सी की औसत जो आय है वो दे रखी है 5500, तो 5500 को 2 से गुणा कर देते हैं, सीधी हो जाती है 11,000 रुपए। फिर कह रहा है सी प्लस ए की औसत आय जो है वो दे रखी है 5250, तो इसे सीधा गुणा करते हैं तो 5000 का डबल 10,000, 250 का डबल 500, तो 10,500, तो ये हो गया 10,500। अब देखो यहां से मैं तीनों को जोड़ देता हूं एक बार के लिए, तो ये हो जाएगा, देखो ए और ए 2 बार है तो 2a होगा, 2b होगा, 2c होगा, तो मैं 2 बार ले लेता हूं। a प्लस बी प्लस सी मैंने ले लिया है, a प्लस बी प्लस सी ले लिया। अब a प्लस बी सी की जो वैल्यू है वो 2 से गुणा करने के बाद ये मिलेगी। यहां से देखो 12,000 और 10,000 22,000 और 1,000 23,000, 23 में 10,000 जोड़ो 33,000, 33,500। ये 2 गुणा एबीसी का मान है। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान आएगा, इसका आधा कर देंगे तो 33,000 का आधा करेंगे तो देखो 16,000 का डबल होता है 32,000, तो 16,000 तो वो हो गए, फिर 1500 बचे, 1500 का आधा करोगे तो 750, तो 16,750। ये आया a प्लस बी प्लस सी का मान। b प्लस सी का मान हमारे पास है, b प्लस सी का मान 11,000 रुपए है। यहां से मैं माइनस कर दूंगा b प्लस सी का मान, तो यहां से भी माइनस कर दूंगा मैं 11,000 रुपए, तो सिर्फ a का मान बचेगा, वो आ गया 11,000 माइनस होंगे तो 5,750 रुपए। ये होगी a की मासिक आय। अब देखो इस टाइप का सवाल है, हम यहां से सीधा ही कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन आपको जो मिल रही है a प्लस बी प्लस सी, देखो एक चीज समझना, मैंने यहां पर इसको 2 से गुणा करके लिखा, सबको 2 से गुणा करके लिखा, लास्ट में जोड़ के मैंने फिर से 2 का भाग दे दिया। हमें माइंड लगाना है कि हमें सीधा इनको जोड़ देना है। ये सीधा जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी का मान आएगा। जैसे देखो ये था 6,000, ये था 5,500, प्लस यहां पर था 5,250 रुपए। इन्हें जोड़ो, 6 और 5 11, 11 और 5 11 और 5 कितने होते हैं 16, तो ये हो गया 16,000, फिर ये 500 तो 16,500, फिर ये 250 तो 16,750, तो ये टोटल 16,750 जो मिल रहा था, ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी, यही आ रही है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो पहली बात तो ये जो दे रखा है उसे सीधा जोड़ लेना है, तो वो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का मान। फिर से घटाना सीधा नहीं है, जैसे b प्लस सी का मान ये कह रहा है b और c का औसत मान 5,500 है, यहां से 5,500 नहीं घटाना है। बस मैंने इसी स्टेप को समझाने के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस बताया है कि a प्लस बी प्लस सी का तो सीधा मान आ जाएगा, लेकिन b प्लस सी का जो मान घटाना है वो 2 से गुणा करके ही घटाना है। इनको गुणा करते हुए 2 से गुणा करते हुए लिख के जोड़ के फिर 2 का भाग दो, कोई मतलब नहीं है। सीधा a प्लस बी प्लस सी का मान हमें माइंड में ले लेना है कि ये 2 बार आया था और इनको मैंने 2 से वापस भाग दे दिया, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 16,750 हो गया। फिर b प्लस सी का मान है तो मुझे उसे डबल करके घटा देना है, तो 5,500 का डबल किया 11,000, ये मैंने घटा दिए तो 5,750। जिस भी ऑप्शन में 5,750 है आपके, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए थे और मैथ्स के सवाल मैं कहता हूं इससे इजी सवाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो 100% आप मैथ्स के सभी सवाल सोल्व कर पाओगे। 10+2 वालों के लिए एक विशेष आग्रह ये भी है, क्योंकि यहाँ तक मैथ्स के सवाल कम आते हैं, 10+2 में लगभग 10 से 15 सवाल आपके आते हैं मैथ्स के, तो वहाँ आपको ज़्यादा सोचने वाली बात है कि 15 सवाल का वेटेज बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ तो आपके 7-8 सवाल आए, पिछली बार 5-5 सवाल थे, इस बार 7 से 8 सवाल है। तो देख लेना, अच्छे से तैयारी करना। और दिक्कत होती है तो बहुत से टीचर, मैं नहीं कह रहा मेरा चैनल देखो आप, मेरे वीडियो देखो आप, बहुत से टीचर है उनसे भी आप पढ़ सकते हो। अगला सवाल देखो मैथ्स का क्या कह रहा है। एक शीत संग्रहार
कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और ऊंचाई उसकी 3 मीटर है। इसकी 4 दीवारें जो दरवाजे को शामिल करती है का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन ज्ञात करो। 3D की बात हो रही है। देखो, एक जो संग्रहालय है वो ऐसा है, लंबाई चौड़ाई जो दे रखी है उसकी, ये कह रहा है लंबाई चौड़ाई से क्या है, डबल है। ये देखो, ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, तो मैं इसको x मानता हूं तो ये भी x हो जाएगी, तो ये 2x हो जाएगी। और वो कह रहा है जो इसकी हाइट है वो ये हाइट ये है, क्योंकि ये ऐसे 3D में देखेंगे तो ये सामने की तरफ है। हाइट कह रहा है 3 मीटर है, तो ये 3 मीटर है। अब देखो, 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसके साथ एक बार ये, फिर इसके साथ एक बार ये, इस सामने वाली भुजा की भी तो 2x है, तो इसके साथ एक बार 3 आएगा, और ये x है और इसके साथ भी 3 आएगा। और वैसे ही 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमें पता है, ये वाली 2 भुजाएं समान है तो 2 बार इसका गुणा कर देंगे, और ये वाली दोनों भुजाएं समान है तो 2 बार इसका गुणा कर देंगे। बाहर में 2 ले लेता हूं, क्योंकि इसका और इसका क्षेत्रफल समान है तो 2 से गुणा हो जाएगा, इसका और इसका क्षेत्रफल समान है तो 2 से गुणा हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी 2x का गुणा 3 से होगा, तो ये 3 × 2x हो जाएगा। प्लस करूंगा मैं, यहाँ पर x का गुणा 3 से होगा तो ये 3 × x हो जाएगा। और ये कह रहा है 108 मीटर स्क्वायर के बराबर है। बस हो गया सवाल। यहां से देखेंगे, 2 से इसे काट दो, ये तो हो गया 3 दूनी 6x प्लस 3x बराबर 2 से काट दो तो 5 और 4 54 हो गए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। यहां से देखेंगे 6 और 3 9, 9x बराबर हो गया 54। 9 का भाग दे दो, 6 9 54, तो 6 बार गया, मतलब x का मान आ गया 6। x का मान 6 आ गया तो x हो गया 6 और ये 2x हो गया 12। आयतन ही तो पूछा है। आयतन क्या होता है, घनाभ है, ये घनाभ टाइप बन गया। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो गुणा कर दो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई है 6, ऊंचाई है 3। तो यहां से सीधा हो गया 12 × 36, 36 का 6 से गुणा, या 6 का क्यूब दे दो, 6 × 36 हाथ की 3, 6 × 3 18, 19 20 21 216। अब क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा भाई। क्यों आएगा मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है। अब जिसको 6 का क्यूब पता है वो सीधा ही 216 कर देगा। तो यहां से 216 मीटर जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं देखो। अब अगर यही सवाल आपसे नहीं होते हैं तो फिर आपको सोचने वाली बात है। ये सवाल थे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 27 तारीख पहली शिफ्ट के। इन सवालों को आप एक बार अच्छे से देख लेना। जिसने ये पेपर दिया है वो अपनी आंसर की मिलान कर लें, और जिसने पेपर नहीं दिया है वो इन सवालों को अच्छे से देख लें। रही बात सीईटी 10+2 वाली, तो देखो 10+2 भी नजदीक ही आ रही है। 22 तारीख से डेट दे दी है, 21-22 तारीख से, तो हो सकता है आपका पेपर उस हिसाब से हो। तो अपने को वैसे ही चलना है। ये 4 पेपर हुए हैं, चारों पेपर आपको पूरे देखने हैं, अच्छे से देखने हैं। ग्रेजुएशन लेवल का है, हाँ ठीक है, लेकिन ये मैथ्स वाले सवाल तो ग्रेजुएशन लेवल से कुछ आया नहीं है। 10th लेवल के ही सवाल पूछे गए हैं इसमें भी। तो 10th लेवल के सवाल आपको अच्छे से आने चाहिए, तो यहाँ से ही सवाल बनेंगे। दूसरी बात, 10+2 में मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है, सवाल ज़्यादा आएंगे मैथ्स के, तो आपको वो भी तैयार कर लेने के लिए। और सवाल यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं। मैंने देखा पेपर, आपने, मैंने समझाया तो आपने भी देखा होगा कि लगभग सवाल सेम ही आ रहे हैं। तो वही टॉपिक है, उन टॉपिकों से सवाल आने हैं। तो अपने को तो सीधा सीधा एक ही मकसद है, अच्छे से तैयारी करूं। बाकी के 3 पेपर हैं, उनके मैथ्स के सवाल मैं आपको करवाऊंगा। पूरे 4 पेपर जो आए हैं उन चारों पेपर को अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग अपने स्तर पर अगर पेपर मिल जाता है तो पूरा पेपर उसे देखें। जीके का भी पेपर है तो उसको भी देख लें, ताकि उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के सवाल अपने बन रहे हैं। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं ही। 10+2 वाले छात्रों के लिए एक विशेष फिर से कह रहा हूं कि आप एक बार पेपर जरूर देखें। आपने नया अगर देखो, स्कूली शिक्षा का मतलब है कि वहां पर आपको कंपटीशन से कोई मतलब नहीं रहता। सभी पढ़ते हैं, सभी पास भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग सिस्टम है। इसलिए आप अच्छे से प्रीवियस ईयर के पेपर देख के फिर ही अपनी
तैयारी को अच्छे से और तैयार कर लें। अभी आपके पास टाइम है, 10-15 दिन का टाइम है। इस टाइम में आप अच्छे से टॉपिक कवर कर सकते हैं। पता चल जाता है कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।